नाम आएंगे वो 99% सब फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वॉल्यूम, जो कुछ भी आएगा वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं, हालांकि कुछ लोग उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बट अभी उससे हमें मतलब है नहीं। एक है स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, और एक और नाम आता है क्या, टेंसर क्वांटिटीज, जिसका कोई यूज, कोई एप्लीकेशन हमारे लेवल पे नहीं है, बस नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, टेंसर नाम दिया गया है तो लिख लेते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, सबने पढ़ा है, वो क्वांटिटीज दैट कैन बी, हाँ, दैट कैन हैव मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस देम, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको लेके हमारे मन में एक ही क्वेश्चन उठेगा कि वो कितना है, बस, है ना, एक क्वेश्चन कि वो कितना है, और वो हमें पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, वो क्या है, स्केलर, है ना। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या है, भाई कितना है और क्या है ना। बस दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा मास, तो मास क्वांटिटी है, क्या है मास, और कितना है 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, बस यही क्वेश्चन। मास किस डायरेक्शन में है ऐसी कोई बात हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मास हो गया, टाइम और डिस्टेंस, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें केवल हम दो ही बातें करेंगे, क्या है और कितना है। क्या का पता किससे चल जाएगा, यूनिट से, और कितना का पता मैग्नीट्यूड से, कि 10 केजी 20 केजी। बात क्लियर है। अगली चीज है, तो इसमें तीन क्वेश्चन उठ सकते हैं कि वो क्या है, कितना है, और तीसरा नया क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन। अगर किसी क्वांटिटी से एसोसिएटेड तीन बातें हैं, क्या है, कितना है और किस डायरेक्शन में है, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल्स क्या है, फेमस एग्जांपल्स, हाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड, ओके, हाँ, ये सब। इसके अलावा एक चीज और होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, कई बार दिमाग में ये आता है कि ऐसी चीज जिसमें डायरेक्शन के बारे में बात होती है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसी चीज है जिसमें हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली वो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाता है ना। क्या बैटरी को पलट के रख दें तो उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा, भाई अभी लेफ्ट से राइट जा रहा है, फिर राइट से लेफ्ट जाएगा, तो वहां हमारा इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि कहां से कहां जा रहा है ना। बैटरी स्ट्रांग होगी तो ज्यादा करंट होगा, वीक होगी कम करंट होगा, कहां फ्लो कर रहा है उससे बल्ब के जलने का लेना देना। ऐसे अगर चलेगा तो भी जो इंस्ट्रूमेंट बीच में लगा होगा वो काम करेगा, उल्टा लगा होगा तो भी। एक और बात है जिससे वेक्टर क्वांटिटी को अलग किया जाता है, वो है फॉलोइंग, हाँ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिससे वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अब कोई कह सकता है सर स्पीड है, स्पीड स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है, लेकिन अब स्पीड किस डायरेक्शन में इसका सेंस तो बनता है, तो उसके लिए अलग क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई, क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड को क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी बनाया गया, क्योंकि वो इस रूल को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन की हम थोड़ा बहुत बात करते हैं कि इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात क्लियर है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं देना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या। इसके लिए कोई पर्सन यहां आएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये पर्सन राइट में फोर्स लगाएंगे और मैं नीचे इसको ले जाने का कोशिश करूंगा, देखो क्या होता है।
तुम्हें उधर ले जाना है। तुम यार ताकत ही नहीं लगा रहे हो भाई, ताकत लगाओ। देखो क्या हुआ, इन्होंने इधर ताकत लगाई, मैंने इधर ताकत लगाई, बस इतना हो गया। बॉडी कहां गई? बीच में कहीं गई नहीं। अब वैसे तो इनकी ताकत का कोई मेजरमेंट नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अब बता रहा हूं कि अगर मान लिया ये 30 न्यूटन की ताकत लगा रहे थे, मैं 40 न्यूटन की ताकत लगा रहा था, है ना, तो बॉडी एक्चुअली में कहां गई है? वो एक रूल के हिसाब से गई है जिसको ज्योमेट्री में समझा जा सकता है। कैसा रूल? कि अगर मैं 30 को ऐसे ड्रॉ कर दूं, वैसे तो 30 ताकत का मेजरमेंट है, वो कोई ड्राइंग वाली चीज नहीं है, वो एक्सप्रेस करने वाली चीज है कि ताकत ज्यादा तो मोशन ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको ऑन पेपर ला रहे हैं, यानी अब हम उसके मेजरमेंट की बातें कर रहे हैं। और 40 को कोई ऐसे ड्रॉ कर दे नहीं, तो इस टेल से इस हेड तक हम एक एरो बना सकते हैं। ये एरो बताएगा कि बॉडी को एक्चुअली क्या महसूस हो रहा है ना, यानी इस 30 और 40 के एवज में बॉडी को इतना महसूस हो रहा है, इसको हम मेजर कर ले स्केल से तो पता चलेगा ये कितना आ रहा है, 50, यानी बॉडी को 50 महसूस हो रहा है। और ये एंगल हम अपने प्रोटेक्टर से मेजर कर ले तो पता चलेगा ये एंगल 53 डिग्री का एंगल है, इस एंगल पे बॉडी को जाना चाहिए। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि ये हो रहा है। और अगर ये हो रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है जिसमें दो वेक्टर हेड टू टेल जोड़े गए हैं, तो एक रिजल्टेंट आया है टेल से हेड तक, है ना। अगर इस रूल को फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी में आएगी, अगर नहीं कर रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी में नहीं आएगी। तो क्या ये रूल 90 डिग्री के लिए ही काम करता है? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, क्या ऐसा भी तो हो सकता था ये इधर लगा रहे थे, मैं इधर लगाता, तो वेक्टर एडिशन कैसा बन जाता? ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये रिजल्टेंट हो जाता। वेक्टर एडिशन में क्या है कि हेड टू टेल वेक्टर्स को ऐड करो तो पहले के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला एरो, ये उसका नेट असर होता है। बात समझ में आ रही? इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी मैं बस बताना चाह रहा था कि इसके पीछे का वजह क्या है। और फोर्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस बात को समझने के लिए। बात क्लियर है? मुझे बताओ, अगर आई करंट यहां से आ रहा है और आई यहां से आ रहा है, दोनों करंट कितने डिग्री पे हैं? तो क्या इन दोनों को मिला के जो करंट यहां फ्लो करेगा वो I√2 होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, यहां से 2 कूलाम आ रहा है, यहां से 3 कूलाम आ रहा है, तो टोटल मिला के, या चलो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो टोटल मिला के 4 होगा या 2√2 होगा? चलो 4 वाले हाथ उठाएं, 2√2 वाले हाथ उठाएं, 2√2 होगा। देखो करंट एक, हाँ, करंट कुछ ऐसी चीज जैसे पानी, एक शटर से पानी इधर आ रहा है, शटर मतलब पाइप से, और एक पाइप से इधर पानी आ रहा है, यहां से 2 लीटर हर सेकंड आ रहा है, यहां से भी 2 लीटर आ रहा है, तो मिलके कितना हो जाएगा? 4 लीटर, है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल 90 डिग्री ना होके 0 डिग्री का मामला है, तो मिलके कितना करंट हो जाएगा? 2I, यहां भी 2I, यानी 4 यहां भी, अगर ये 2 और ये 2 है तो यहां भी क्या होगा? यानी इसका इस बात से लेना नहीं है कि करंट किन डायरेक्शन से आ रहे हैं। I और I मिलके 2I यहां भी हो रहा है, I मिलके 2I यहां भी हो रहा है, बल्कि I इधर से आए I इधर से आए, मिलके कितना हो जाएगा? 2I। ये मिलके 0 नहीं होगा। जबकि अगर बताओ, अच्छा 10 न्यूटन मैं इधर लगाऊं और कोई इधर लगाए, तो इस पेन को कितना फोर्स नेट में महसूस होगा? 0 होता है कि नहीं? क्या करंट उसी बात को फॉलो कर रहे हैं जो मैं फोर्स को लेके बता रहा हूं? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। शुरू का 5 मिनट बहुत अहम होता है, उसमें किसी टॉपिक की नींव डाली जाती है और किसी मेन बड़ी स्टोरी की छोटी सी स्टोरी होती है। तुम अभी अभी बिल्कुल उठ के आ रहे हो? नहीं, ऐसा में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, मुझे लगा कि छुट्टी लेने वाला था लेकिन टेस्ट भी था 2-2।
गुड, दैट्स गुड। तब ठीक, तब लेट चलेगा। भाई छोड़ने और लेट में अगर चुनाव करना हो तो लेट चलेगा यार, छोड़ना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं यार, ये मतलब करना है सबको कि अगर कभी ऐसी चॉइस आ जाए कि लेट हो चुके हैं, जाएं कि ना जाएं, तुम आ जाएं यार, फिर मतलब तुम लेट भी आओगे चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक लेट ही शुरू हुआ है, डिस्कशन में चला गया तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा मतलब, बट फिर भी यार जानबूझ के आदत ना बनाए लेट को, है ना। और अच्छा, अगर पैटर्न है तो उस दिन की बात को कोई मानता नहीं है, आम तो मैंने मान लिया है बट कोई मानता नहीं। और अगर रोज तुम सही टाइम पे आ रहे हो, एक दिन लेट हुए तो समझ आता है कि हाँ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। किस चीज का नहीं चाहिए? नहीं, वो आंख वाला एविडेंस तो अच्छा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, मतलब सॉरी अच्छा नहीं लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है। बट मुझे लगा कि तुम अभी जागे हो, कोई तुम्हें गाड़ी में धर के लाया फिर नीचे उसने जगह ये जाओ क्लास। मत करो भाई, ठीक है। तो अभी एकदम से सारे थॉट लाने की कोशिश नहीं, बस इतनी बात कि जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा जो क्वांटिटी, वही वेक्टर क्वांटिटी है। करंट उस रूल को फॉलो नहीं करता, इधर से दो आए इधर से दो आए तो मिलके जीरो नहीं होता है। होता है क्या? बीच बीच में कुछ लोग डाउटफुल हैं करंट को लेके। भाई पानी इधर से 2 लीटर आ रहा है, इधर से 2 लीटर आ रहा है, भाई या तो आ ही नहीं पाएगा, आएगा तो कहीं जाएगा जरूर, तो मिलके कितना हो जाएगा? 4 लीटर। बस करंट भी वैसी चीज है, वहां पानी है वहां चार्ज है। करंट क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। तो इसका मतलब कि एंगल से इस बात का लेना देना नहीं है कि टोटल मिलके कितना होने वाला है, लेकिन फोर्स में एंगल का रोल होता है। अगर कोई 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो नेट में इस पेन को कितना फोर्स महसूस होगा? 0। इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें सीधे सीधे चीजें ऐड नहीं होती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, टेंसर क्या है? टेंसर है कि एक क्वांटिटी जिसके पास मल्टीपल डायरेक्शंस संभव हों वो होती हैं। उससे हमें लेना देना है नहीं, उसके बारे में हमें कोई पूरी फिजिक्स में कुछ पढ़ना नहीं। स्केलर जिनमें मैग्नीट्यूड की बात है, तो बता करंट स्केलर है या वेक्टर? करंट स्केलर है। और क्यों स्केलर है? क्या इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते? करते हैं, बल्कि ये बात करते हैं कि एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड, बट वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गई है? नोट करते जाए। बहुत यार लिमिटेड मैंने लिखा है, एकदम सबसे कम जो संभव हो सकता है, मेन बुलेट पॉइंट्स। पूरी डेफिनेशंस बहुत बार पढ़ी है, 150 किताबें हैं जिनमें पूरी डेफिनेशंस लिखी हैं, और उन सबको छोड़ के अगर मेरे पास आया तो मैं क्यों एक किताब और बढ़ाऊं। इतना तो करना पड़ेगा। तो एक आध डायग्राम बनाओ ये वेक्टर एडिशन वाला, ये सब याद दिलाएगा कि मैंने ये सब बताया है। करंट नोट कर लिया भाई लोग? तो अब हम लोगों को देखना है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऑन पेपर कैसे अपनी फीलिंग्स को पास करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को पास करने के लिए क्या तरीके बनाए गए हैं, है ना।
सबसे पहले हम लोग डायग्राम वाइज समझेंगे, है ना, फिर उसको हम लोग टेक्स्ट वाइज समझेंगे। टेक्स्ट मतलब कि वैल्यू और डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नंबर और लैंग्वेज के साथ। डायग्राम मतलब केवल डायग्राम बना दिया, लोग देख के फील करें। बात क्लियर है? डायग्राम रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे बहुत आसान है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का हमने एक स्केल बना लेते हैं। जैसे मुझे 50 न्यूटन को एक्सप्रेस करना है ऑन पेपर, तो हमने तय कर लिया कि मैं 5 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानता हूं। 5 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानता हूं। तो बताओ यार, 50 सेंटीमीटर सॉरी 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मानता हूं, तो 50 न्यूटन के लिए मुझे कितना 10 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करना है। यानी ऐसा हमें स्केल से नाप के 10 सेंटीमीटर का एक, है ना। अब अगर उसी के अगल बगल कहीं 30 न्यूटन ड्रॉ करना है तो 6 सेंटीमीटर का, नहीं, मान लिया अगर 30 न्यूटन ड्रॉ करना है तो कितना 6 सेंटीमीटर। यानी एक समय पे अगर एक तरह की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करी जा रही है अगल बगल, तो हमें एक यूनिट का स्केल बना लेना है और उसी हिसाब से सारी ड्राइंग करना है। कम से कम एक सिचुएशन में हम बार बार स्केल अपना नहीं बदलेंगे। अगर मैंने 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है तो 50 को 10 सेंटीमीटर कहना पड़ेगा और 30 को 6 सेंटीमीटर कहना पड़ेगा, और उस हिसाब से एरो को ड्रॉ करना है। अब वेक्टर क्वांटिटी की दो इंफॉर्मेशन होती है कि वो कितना है, तो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर पेपर पे ड्रॉ किया है, जो किसको बता रहा है, 50 न्यूटन को एक्सप्रेस कर रहा है, और फिर वो किस डायरेक्शन में है। तो आमतौर पे बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन हमेशा कहां से ली जाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बता दे कि इसका एंगल 60 डिग्री है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना कि वाई से है कि कहां से है। अपने मन से अगर कोई कुछ ना बोले तो ये एक अनसेड बात है कि वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। कोई कहते इसका एंगल 120 डिग्री है, तो कहां से 120 है, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उसका लेटर से मैंने कहा ये एंगल 60 डिग्री है। बात क्लियर? ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो क्या 10 सेंटीमीटर से हम समझ जाएंगे, स्केल हमें पहले से पता होगा कि ये 50 न्यूटन को एक्सप्रेस किया गया है, 60 डिग्री पे कहीं लगा है किसी सिचुएशन में। बात क्लियर है ना? इसी को तुम लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, 50 न्यूटन 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, है ना। क्या ये भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कि हम लैंग्वेज लिख दें तो भी हम अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं, डायग्राम बना दें तो भी हम अपनी बात कन्वे कर पा रहे हैं। एक तरीका बनाया गया ऐसे ऐसे ये बनाया गया कि भाई इसके अंदर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिखेंगे और यहां मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो पूरी बात हो गई। काहे को उसकी लैंग्वेज बनाए, क्या न्यूटन से समझ में आ रहा है फोर्स की बात है, 50 से समझ में आ रहा है कि 50 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है और इस एंगल पर है। ये भी इसको पोलर सिस्टम एक्सप्रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नोट करते जाएं। तो हमने हर एक वेक्टर क्वांटिटी को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, यहां टेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया है, लैंग्वेज लिख के रिप्रेजेंट किया है, और अब एक और तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट वेक्टर नोटेशन। तो खैर ऐसे एक्सप्रेस करने से हम कुछ फायदे उठा सकते हैं ज्योमेट्रिकली, है ना, वेक्टर की डीलिंग में।
वो हम बाद में समझेंगे कैसे फायदा उठाना है। ऐसे एक्सप्रेस करके हम कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं, है ना। इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, डायग्राम वाइज बहुत सारे कंक्लूजन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंट करने में मैथमेटिकली हम बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। तो फायदे क्या हैं वो बाद में पता चलेंगे, अभी हमें ये समझना है कि इसको हम एक्सप्रेस करते कैसे हैं, फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि फायदा कैसे उठाना है ना। तो ये यूनिट वेक्टर नोटेशन, इससे हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करके बहुत सारी मदद मिलती है उसकी सिचुएशनल सॉल्विंग में या बहुत सारे वेक्टर्स के एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इसलिए ये पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 50 न्यूटन एंड 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये मैंने कोई वेक्टर क्वांटिटी की बात करी है, न्यूटन से समझ में आ रहा है किसकी बात करी है, फोर्स की बात करी है। ठीक है, 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो बता इसको डायग्राम वाइज क्या रिप्रेजेंट करोगे, हाँ 50 और ये एंगल कितना रखेंगे 53 डिग्री। ये इसका टेल है वेक्टर का और ये इसका हेड है ना। वेक्टर हमेशा ऐसे 0 डिग्री पे सोचो, फिर वहां से घुमाना शुरू करो 53 डिग्री पे, पहले 0 डिग्री पे रखो फिर घुमाना शुरू करो। तो हेड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रख के फिर घुमाया जाता है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हमने डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना अभी देखा था। अब इसको हमें टेक्स्ट वाइज रिप्रेजेंट करना है। तो देखो यार, कोई जाए इस वेक्टर को इतने एंगल पे बना ले और फिर 90 डिग्री पर ऐसे उसकी सपोर्टिंग लाइन बना दे, ऐसी 2 सपोर्टिंग लाइन बना दे। क्या ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और इनको कोई मेजर कर ले, इनको कोई मेजर कर ले। मैं तुम्हें इसका मेजरमेंट बता देता हूं, हालांकि वो मेजर करने से पता चलेगा। अगर 53 डिग्री रखा है तो ये 30 आता है और ये कितना आता है 40 आता है, ये ज्यादातर लोगों को पता है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैं इसका नाम दे दूंगा एफ वेक्टर, और जो एक्स में कंपोनेंट है उसको आई कैप के साथ, जो वाई में है उसको जे कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बता यार, इसमें इस एग्जांपल में एफ एक्स क्या है 30 आई कैप और एफ वाई क्या है 40 जे कैप। आई कैप जे कैप क्या है, तो आई कैप क्या है यहां पर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तुम ऐसे समझ सकते हो कि बस ये बताने के लिए कि कितना एक्स में है हमने एक सिंबल बना दिया है ना, आई कैप। आई कैप क्या एश्योर करता है कि ये मेजरमेंट किसके अलोंग है एक्स के अलोंग, और जे कैप क्या एश्योर करता है वाई के अलोंग है। बात क्लियर है? और अगर कोई पूछे आई कैप कितने नंबर को डिनोट करता है, तो 1 नंबर को, उसमें 30 मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 नंबर। यानी कोई पूछे यार आई कैप का वैल्यू कितना होता है, तो 1। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं 30 यूनिट इन एक्स एक्सिस, 50 यूनिट, तो आई का मतलब वैल्यू वाइज वो कितना है 1। बात समझ में आ गई? तो ये वेक्टर अपना वेटेज एक्स के अलोंग 30 रखता है और वाई के अलोंग 40 रखता है, इसलिए हमने उसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया है। क्या बात समझ में आ रही? तो जिस चीज को हम लोग डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट कर रहे थे, टेक्स्ट वाइज रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी को हमने यूनिट वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है, ऐसे टेक्स्ट लिख के। ठीक है, ऐसे नंबर लिखा है 30 आई कैप 40 जे कैप, और बाद में यूनिट लिख देंगे तो पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है, हम लोगों ने शुरू में जब बात करी कि वेक्टर क्वांटिटी में 3 चीजें होती हैं कि वो क्या है, कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो क्या इस डायग्राम को देख के तुम्हें क्या, कितना और किस डायरेक्शन, तीनों की इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं? अरे देखो कितना है 50, किस डायरेक्शन में है 53, क्या है न्यूटन से पता चल रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्या इस लैंग्वेज को देख के हमें तीनों बातें पता चल रही है कि नहीं? क्या है फोर्स है, कितना है 50 है, कितने एंगल पे। क्या इस रिप्रेजेंटेशन को देख के भी
तुम्हें वो भाव आ रहा है कि नहीं? 50 न्यूटन और 53 डिग्री वाला मैं पूछ रहा हूं, मतलब देखते ही तो नहीं आ रहा है। जैसे इसको देखते ही आ रहा था, इसको देखते ही आ रहा था, ये देखते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर चीजें वो रिप्रेजेंट ही नहीं करी गई हैं जो ओरिजिनल थी, कुछ और रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये उसी के बारे में है। भाई 30x में है, 40y में, ये रिलेटेड तो वेक्टर से ही है, यानी ये बात उसी वेक्टर की कर रहा है, मगर वेक्टर की ओरिजिनल बात नहीं लिखी है, ना सामने है। तो क्या यार ऐसा रिप्रेजेंटेशन चलेगा जिसमें ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी है? नहीं चलेगा। तो मैं छोड़ दूं इसको? मैं तुम्हें अभी क्या मन कर रहा है? चलो, उसने कम से कम अपने अंदर से सही सही बताया कि हाँ मुझे तो नहीं लगता ऐसा चल पाएगा, तुम्हें लगता है चलेगा? नहीं। अच्छा, जो जबरदस्ती क्यों चला रहे हैं? इसके मैथमेटिकल फायदे उठाएंगे, वेक्टर की एनालिसिस में, मल्टीपल वेक्टर की एनालिसिस में इसके हम मैथमेटिकल फायदे उठाएंगे। अगर फायदे उठाना है तो इसको चलाना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि इसमें ओरिजिनलिटी तो चली गई, ना तो 50 न्यूटन नजर आ रहा है, ना 53 डिग्री नजर आ रहा है। तो कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं? क्या हम इस रिप्रेजेंटेशन से ओरिजिनल बातें रिकवर कर सकते हैं? कैसे? इसका रिजल्टेंट निकाल के। बिल्कुल, रिजल्टेंट का मतलब क्या है? ओरिजिनल मैग्नीट्यूड निकालना, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड निकालना। तो दो चीजें मैंने बोली, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड निकालना एक रिक्वायरमेंट है, जो कि कितना था, और दूसरा उसका एंगल या डायरेक्शन निकालना, एंगल या डायरेक्शन निकालना, है ना? क्या बता यार, एफ एक्स इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, का बेस है, और एफ वाई परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर उसी का हाइपोटेनस है। तो हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर की मदद से हाइपोटेनस कैसे लाया जाता है? एनीवन? कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। क्या वो एफ का मैग्नीट्यूड ला देगा कि नहीं? मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर के आगे दो लाइनें बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना? मैं दिखा रहा हूं कि देखो जरा आ रहा है कि नहीं। 30 का स्क्वायर 900, 1600 कितना आ गया? 2500 कितना आ गया? 50 आ गया कि नहीं? यानी इन जनरल में इसको लिख देता हूं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर। क्या ये बात हजम हो रही है? आ रहा है वापस कि नहीं? क्या हम इसी रिप्रेजेंटेशन से तो ये लेके आए हैं? इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है, हम चाहें तो निकाल सकते हैं। निकल आया कि नहीं निकल आया? 50 निकल आया। दूसरी बात क्या छुपी हुई है? एंगल। तो देखो यार, वेक्टर के टॉपिक में एंगल निकालने का फैशन नहीं है, ये फैशन की बात है, निकाल भी सकते हैं। डायरेक्शन निकालने का फैशन है। डायरेक्शन और एंगल सेम चीज नहीं होती है। डायरेक्शन एंगल से रिलेटेड है, बट डायरेक्शन एंगल नहीं है। डायरेक्शन किसको बोला गया है फिजिक्स में? थीटा को नहीं, किसको? टेन थीटा को। ठीक है यार, थीटा बदलता है तो टेन थीटा बदलता है। टेन थीटा निकालना इज डायरेक्शन। मुझे बताओ, किसी वेक्टर में उसका बेस पता, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, परपेंडिकुलर पता, और मुझे ये थीटा नहीं पता है, यही थीटा लाना है, टेन थीटा। टेन थीटा कैसे डिफाइंड है? हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं, P बाई बी से। फिलहाल इस एग्जाम्पल में पी एफ वाई था, जो कि कितना था, और बेस एफ एक्स था, कितना था? 30। तो वो आ गया कितना? 4/3। अब हम 10 की टेबल देखेंगे कि 4/3 10 की टेबल में किस एंगल के लिए होता है, तो पता चल जाएगा कि वो एंगल 53 डिग्री है। क्या एंगल निकल आया? इसी रिप्रेजेंटेशन से हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, इसी रिप्रेजेंटेशन से हमने एंगल वापस निकाला है। तो क्या इस रिप्रेजेंटेशन को अब हम चला सकते हैं? निश्चिका चला सकते हैं अब इसको, क्योंकि इसी रिप्रेजेंटेशन से हमने मैग्नीट्यूड लाया है, इसी रिप्रेजेंटेशन से हमने एंगल वापस ला दिया है। जब जरूरत होगी निकाल लेंगे और पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे। बात क्लियर है? ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वेक्टर के ही चीजों से बना है, लेकिन वेक्टर की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन छुपी है, हम जब चाहें तो निकाल सकते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? मैग्नीट्यूड की, और दूसरी क्या? डायरेक्शन की।
कोई दिक्कत है? अब किसी के दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर आपने तो 30 और 40 बता दिया है, हम नाप के तो नहीं पता करेंगे। भाई हम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं यहां हम कोई प्रोटेक्टर और स्केल लेके तो नहीं बैठते हैं। हमें ये पता होगा 50 न्यूटन है, 53 डिग्री एंगल पता होगा, ये चीजें हम कैसे ला सकते हैं। इन जनरल में बात करता हूं, कोई चीज ए मैग्नीट्यूड की है और मुझे क्या क्या लाना है, ax लाना है और क्या लाना है, ay, ऐसे मैंने नाम लिख दिया है। ए मैग्नीट्यूड पता है और क्या पता है, एंगल पता है थीटा, और हमें क्या लाना है, ax और ay। ए क्या है, हाइपोटेनस, ax क्या है और ay क्या है, परपेंडिकुलर। आई होप कि वो सबने नोट कर लिया है, ठीक है। मुझे बताओ हाइपोटेनस हमें पता है, यही तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होता है। ये वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये उसका क्या है, एंगल। मैग्नीट्यूड हमें पता है, ये लाना है, हाइपोटेनस पता है, बेस लाना है और परपेंडिकुलर। क्या लगाएं? अब कोई कह सकता है सर पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाने में दो दो अननोन कहां से सामने आ जाएंगे, तो हमें क्या लगाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए। एंगल पता है, उसका यूज करना है। क्या लगाएं जिससे बेस आ जाए, कॉस थीटा कैसे डिफाइंड है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से। बेस हमें लाना है और हाइपोटेनस हमें पता है, तो बताओ ax क्या आ गया, a cos थीटा। दूसरी बात, ये बेस लाने का तरीका हो गया, यानी बेस लाने का तरीका। परपेंडिकुलर लाने का तरीका क्या है, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ay, और बेस हाइपोटेनस हमको दिया है a। क्या ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ay का आंसर कितना आ जाएगा, a साइन थीटा। बात क्लियर है? यहां मैंने कहा कि पता था तो मैंने सीधे लिख दिया है, पता करना हो तो यह तरीका है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। एंगल से लगा हुआ, एंगल से लगा हुआ बेस होता है, बेस किस में आएगा, कॉस में। ऐसे सीधे रटने की कोशिश करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये स्टेप कोई बार बार करे। एंगल से लगा हुआ बेस होता है, किस में आएगा, एंगल के सामने वाला साइन में आएगा। बस अब सीधे हम रट लेंगे, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, भूल जाए तो बस एक बार रिकवर कर लेना कि हाँ ऐसे होता था, कारण पता होना चाहिए सबको। क्या बात क्लियर है? क्या इस एग्जाम्पल के लिए ये लगा दें? बताओ इस एग्जाम्पल में हम लोग fx लाते हैं 50 cos 53, fy लाते हैं 50 sin 53। जरा देखते हैं, कोई मुझे बताए cos 53 क्या बताया गया है, cos 53 क्या बताया गया। मैंने यार सब लिखाए थे, फिर से लिख दूं क्या, साइन 0 cos 90, जल्दी बताओ क्या होता है, 0। साइन 30 cos 60, बताओ जरा क्या होता है, हाँ 1/2। साइन 37 cos 53 क्या होता है, 3/5। साइन 45 cos 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 53 cos 37 क्या होता है, 4/5। साइन 60 cos 30 क्या होता है, साइन 90 cos 0। इतने रिजल्ट के बिना तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, यह रटाई होना चाहिए हर हाल में। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, अब मैं मान के चलूंगा पता है, फिर भी यार कोई देखना चाहे तो देख सकता है। cos 53 कितना बताया गया है, 3/5। कितना आ गया, 30, तो नापने की जरूरत नहीं है, 30 आ गया। साइन 53 कितना बताया गया है ना, कितना आ गया, 40। तो तुम समझ गए यार कैसे लाया जाएगा ये, कोई दिक्कत है?
तो अगर मैं कोई वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंगल में दूं तो तुम उसको यूनिट वेक्टर में बना सकते हो। जैसे मैंने यार ये 50 और एंगल दिया था तो ये वेक्टर बन गया। अब वेक्टर बन गया तो उसका मैग्नीट्यूड 50 वापस आएगा ही, 53 वापस आएगी, तो ये निकालना मुद्दा नहीं है। मैं बस यहां से यहां की बात कर रहा हूं। कर पाओगे तुम अपने मन से? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, करके दिखाएं जिन्होंने नोट कर लिया है। नोट कर ले पहले, कोई जल्दी नहीं है, बट कोशिश में लगे रहें जल्दी करने की। ठीक, ठीक। जब मैं कह रहा हूं रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसको एक नाम दो, उसके ऊपर एरो लगाओ, फिर इक्वल लिखो, फिर आई लिखो, जे लिखो, बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करें। साइन 30 होता है, ऊपर देखो हाफ होता है, ठीक। फिर से यार ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी हुआ है, रिप्रेजेंटेशन में उसका नाम लिखो। जब तुम पैदा हुए तुम्हें नाम मिला, दुनिया ने तुम्हें नाम दिया, तुम वेक्टर को नाम नहीं दे पा रहे हो। वेरी गुड। अब इसको रिप्रेजेंट करो, जो रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड तरीका है। नाम दो, बराबर लिखो, फिर कितना आई के साथ है, कितना जे के साथ है, प्लस करके लिखना है। रिप्रेजेंटेशन मतलब इस लुक में लिखना। हाँ, केवल वैल्यू निकालना मकसद नहीं, वो तो निकाल ही लोगे यार। रिप्रेजेंट इट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना है इसको। ठीक, 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 ठीक। कितना आई के साथ, कितना जे के साथ? देख लो ढंग से, बाद में ना कहना कि ठीक। तो यार एंगल से लगा हुआ बेस, ये हमारा एफ एक्स है, यानी एक्स कंपोनेंट है, और परपेंडिकुलर ये हमारा एफ वाई है। लॉक कर दिया जाए इसको। चलो एक बार देखते हैं। मुझे बताओ, बेस लाने के लिए हम क्या लगाएं, साइन या कॉस? कॉस। कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एफ एक्स अपॉन 20, तो एफ एक्स कितना आ गया? 20 cos 30 आ गया। तो एफ वाई में सीधे लिख रहा हूं यार, अब ये सब झाम ताम लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल से लगा हुआ हाइपोटेनस कॉस, तो एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस साइन, सीधे। यानी ये आ गया 10√3 और ये आ गया 10। किसको आई के साथ लिखना है, किसको जे के साथ लिखना है? हॉरिजॉन्टल वाला आई के साथ लिखा जाएगा और वर्टिकल वाला जे के साथ। कितने लोगों ने कर लिया है? कोई दिक्कत है? हाँ ठीक है, इतना चलेगा। तो अभी मैं एक और एग्जांपल दूं। अच्छा, क्या ये गारंटी है कि हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज ही दिया जाएगा? ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कोई कुछ ना बोले तो यही माना जाएगा। नहीं, एक और वेक्टर दे रहा हूं, ट्राई करेंगे सभी लोग। मैं डायग्राम बना के छोड़ देता हूं। मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है और ये एंगल 53 डिग्री है। इस बार एंगल मैंने एक्स एक्सिस से नहीं दिया है। कहां से दिया है? दिख रहा है कि नहीं? वाई एक्सिस से दिया है।
दिख रहा है 53 डिग्री वाई एक्सिस से। तुम्हें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। जब मैं कहता हूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब ऐसा, और खुद से करो यार। देखो यार कुछ चीजें ना एक बेस के बाद ही समझ में आती हैं। तुम वेक्टर के साथ अगर ये सब फैमिलियर हो गए तो आगे की बात करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। पूरे टॉपिक के लिए कोई बेस वैल्यू नहीं है तो फिर पूरा टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, ठीक, ठीक। मैं उसको एक्स ही एक्सिस से लिया था एंगल। ये क्या है? वो एफ वेक्टर है। ठीक, 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 ठीक। वैल्यू उधर लिखी हुई है, कुछ देखना है तो देख सकते हैं, बट अपने फैसले सारे अपने लेना है। किसी अगल बगल वाले की मदद लोगे तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक, खुद से फैसले ले। हाँ, अब उसका नाम लिखें, बराबर करके लिखें। ठीक, एक बड़ी वाली क्वेश्चन आ रही है। प्रेशर में होना अच्छी चीज है कि खराब चीज है? इट डिपेंड्स कि अगर हम फैलने वाले हैं तो खराब चीज है, और अगर हम बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं तो अच्छी चीज है ना। भी कोई एकदम ब्रेक इवन पे खड़ा है कि इससे ज्यादा अगर उसको टॉर्चर किया तो वो कूद जाएगा, तो उसके लिए प्रेशर में होना खराब चीज है। तो आई होप कि तुम में से ऐसा कोई इस स्थिति में नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छी चीज है क्या कोई ऐसा कि और सर प्रेशर दिया तो मैं कूद जाऊंगा? और मैं बता दूं यार, इस फ्लोर से कोई कूदेगा तो केवल हाथ पैर टूटेंगे। पास में रह तो कोई ट्राई भी मत करें। ग्रेट, तो मुझे भी पता नहीं था, मैं तो अंदाजा मारा था। 2 फ्लोर से हाथी पैर टूटते हैं वैसे तो जिंदगी भर बेकार हो जाएगा। इसलिए यार तो प्रेशर में रहो यार, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करो। कब रहोगे वरना? हाँ भाई, तो इस बार यार बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, तय करते हैं हम लोग। अच्छा, ट्राइंगल तुमने ये बनाया है या नीचे बनाया है, ये भी एक बात है। देखो यार, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस एंगल की मदद से भी कर सकते हैं, और कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल पता कर लें, ये वाला x के साथ। अगर y के साथ पता है तो क्या ये वाला एंगल x का वाला नहीं पता किया जा सकता? कितना होगा? सबको पता है पूरा एंगल 90 है, तो 90 में से 53 सबट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 37। तो तुम चाहो तो 37 से कर सकते हो, बल्कि 37 से करना ज्यादा इजी और कनेक्टेड लगता है, क्योंकि हमने हमेशा आदत ही अपनी ऐसी डाली है। तो मैं तो इसी की सलाह दूंगा। कुछ नया ट्राई करोगे फिर इधर का उधर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड 20 दिया था, ठीक है, एंगल से लगा हुआ कॉस में आता है, सीधे लिखता हूं मैं 20 cos 37, और cos 37 होता है 4/5, तो ये आ गया कितना? 16। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो कि साइन में आता है, तो 20 sin 37, हाँ भाई sin 37, तो ये कितना आ गया? 12। तो बस वेक्टर का नाम लिख दिया, 16i कैप प्लस 12 j कैप। अभी 4 से इसलिए मैं f नाम लिख रहा हूं, ये भी कोई नियम नहीं कि यही नाम क्यों। कितने लोगों ने मुझसे पहले कर लिया है? नहीं करने वाले गिल्ट महसूस कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए यार, क्योंकि भाई अब तुम लोग, हाँ क्या इस तरीके से भी कर सकते थे ना? कर सकते थे भाई। ये ट्राइंगल बना है, जितना इधर बेस होगा क्या वो बेस इधर है, लेकिन इसको बेस नहीं कह सकते। क्या एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और एंगल से लगा हुआ क्या होता है? बेस, ये ध्यान रखना। अच्छा, परपेंडिकुलर एफ एक्स है, ये पहली बार हो रहा है,
तुम तो कह रहे परपेंडिकुलर तो FY होता है, वहां था, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमेशा X कंपोनेंट होता है और वर्टिकल वाला हमेशा Y कंपोनेंट होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर किस में आता है, कॉस में या साइन में? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हमेशा साइन में आता है, तो ये बनेगा कितना 20 साइन 53। चलो वैल्यू निकालें साइन 53 की, बताएं मुझे। तो ये 16 आ गया। एंगल से लगा हुआ हमेशा किस में आता है, कॉस में, तो कितना आ गया 20 कॉस 53। बताएं जरा कॉस 53 की वैल्यू, तो कितना आ गया 12। तो अब बताओ यार रूल के हिसाब से किसको आई के साथ लिखना है? अब कोई ये ना कहे बेस को आई के साथ, बिल्कुल नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल को आई के साथ लिखना होता है, वो चाहे बेस हो चाहे, तो कितना आएगा 16 आई और 12 जे कैप आया, आंसर वही ना यार, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। क्या करना ज्यादा कन्विंसिंग है? ये करना। तो यार हम लोग नियम ही बना लें कि खिलवाड़ नहीं करेंगे, एंड मौके पे ये ट्राई करेंगे तो गलती के चांसेस है। हमें यार कंफ्यूजन हो जाएगा, कॉस वाला आई के साथ लिखते हैं, ये बन जाता है कॉस वाला किसके साथ लिखते हैं। सोचो यार अगर तुम कॉस वाला आई के साथ लिख दोगे तो सही आएगा। तुमने कॉस वाले को किसके साथ लिखा है? देखो यार 12 को जे के साथ लिखा है, जबकि तुमने नियम दिमाग में बनाया क्या है, कॉस वाला आई के साथ। तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज करता है। तो ऐसी कोई भी चीज हम ट्राई नहीं करेंगे जो हमें कंफ्यूज करती है। हमेशा ट्राई करो एंगल कहां से हो, एक्स एक्सिस से। ये धीरे धीरे नियम बनाते चलो। सही से बहुत कुछ है यार फिजिक्स में, एक चीज के मल्टीपल तरीके होते हैं, किसी में टाइम ज्यादा लगता है, किसी में टाइम कम लगता है ना। कोई चीज कंफ्यूज करती है, कोई बहुत सटीक होती है, तो हमें चुनाव करना है कि ये चीज ट्राई करेंगे, ये चीज छोड़ देंगे। आता होगा यार, ऐसे भी लोगों ने किया होगा, बट इसको अब हमें ट्राई नहीं करना है। क्लियर है? हटा दे, क्लियर है ये? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये एक वेक्टर है ऐसा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री पे है और इसका मैग्नीट्यूड 20 है। मैं बार बार 20 दे रहा हूं, तुम लोग नियम मत बना लेना, वेक्टर तो सर 20 मैग्नीट्यूड का होता है। तो मेरा एग्जांपल 20 का है, 120 डिग्री पे है ये वेक्टर, ठीक है। हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, नाम देते हैं ए वेक्टर, कितना आई के साथ आएगा, कितना जे के साथ आएगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, इसमें करोगे? वेक्टर का असाइनमेंट आ गया, देखो बड़ा हुआ है, उसको बोल दो कि अगर दे दे तो 1:45 बजे तक ले आओ। टेस्ट देंगे ना बच्चे, उसी समय दे देंगे, ठीक है। कोशिश ठीक है, थोड़ा सा इसमें और सोचना था। समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर भी एक आध लोग कर रहे हैं ना यार, तो समझाऊंगा मैं, समय के साथ समझाऊंगा। तो देखो यार अगर कुछ ना समझ में आए, 60 डिग्री की मदद से अगर कुछ ना समझ में आए, हम आंख बंद करके एक काम करें, जो हमने अभी नियम ये पढ़ा था कि x वाला कॉस में और y वाला साइन में, ये तब था जब एंगल कहां से दिया हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हम ये रूल ही लगा दें, हम कुछ सोचे ही नहीं, बस क्या लगा दें 20 कॉस 120 20 साइन 120। तो क्या इससे सही आंसर आएगा कि नहीं? बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना और साइन कॉस की डेफिनेशन इस तरह से बनाई गई है कि वो सही आंसर अपने आप देगा ही। लेकिन एक समस्या है कि हमें आमतौर पे 90 से ज्यादा के लेके
कंफ्यूजन होता है वैल्यू क्या होगी, हालांकि मैंने वो भी बताया है। बताओ अच्छा cos 120 क्या होता है, तो उसको तुम cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो। cos 90 प्लस, याद है 90 वाले मामले में cos का क्या हो जाता था, साइन, साइन का, तो cos 90 प्लस 30 में हो जाएगा साइन 30। अब प्लस होगा या माइनस, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब ये सब याद आ जाए तो है, तो मैंने cos 120 की वैल्यू साइन 30 और वो भी माइनस साइन 30, तो याद है ना हाफ -1/2, और साइन 120 फिर से लिखोगे साइन 90 प्लस 30 cos 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, याद है। तो ये क्या आ गया +√3/2 j कैप, तो ये आ गया कितना -10i प्लस 10√3j। कितने लोगों का ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। बट ये तरीका हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे, कारण यही है कि यार हम 90 से ज्यादा वाले एंगल को हैंडल करने में कंफ्यूजन होता है, भले कितना पढ़ा दिया हो लेकिन कंफ्यूजन होता है। तो वो काम करना है जिसमें गलती का कोई स्कोप बचे ही ना। तो सही तरीका क्या है इसको करने का, हम लोग यार वेक्टर बनाएंगे और एंगल हमेशा एक्यूट लेंगे। कैसा एंगल लेंगे, एक्यूट। तो एक्यूट एंगल यहां से बन रहा है, पॉजिटिव एक्स से नहीं बन रहा, कहां से बन रहा है, तो नेगेटिव एक्स से ले लेंगे। कितना एंगल ये आएगा यार, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं, पूरा 180 होता है, क्या लेंगे 60। अब हम वेक्टर को थोड़ा थोड़ा फील करने लगे हैं, हमें हॉरिजॉन्टल आई के साथ लिखना है और वर्टिकल जे के साथ, यही तो करना है यार, हॉरिजॉन्टल आई के साथ और वर्टिकल जे के साथ। बात क्लियर है। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला वेक्टर जब कर रहा था तो इसके टेल से हेड तक की जर्नी में हम पहले आगे गए थे, आगे यानी पॉजिटिव, फिर ऊपर गए थे, ऊपर मतलब यार क्वाड्रेंट सिस्टम में आगे और ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यहां अगर मैं टेल से हेड तक की जर्नी करूंगा तो बताओ पहले हॉरिजॉन्टल में चलना है, पहले हॉरिजॉन्टल में, तो आगे जाएं या पीछे, पीछे, यानी यहां माइनस आना है, और फिर ऊपर यानी यहां क्या आना है, प्लस। यानी हमें यार ये पहले ही पता है कि ये माइनस आना है, ये तो डायग्राम खुद ही बता रहा है, तो हम काहे को मेमोरी में जोड़ डालें। बात समझ रहा है, क्या ये डायग्राम हमें बता रहा है कि पीछे का मामला है तो आई के साथ नेगेटिव आना ही आना है। तो अब बस ये मुद्दा रह गया कि इसका वैल्यू कितना है, तो वैल्यू निकालना तो हमें आता ही यार। क्या होगा 20 cos 60, एंगल से लगा हुआ cos में और एंगल के सामने वाला साइन में, और ये एक्यूट का मामला है तो वैल्यू हमें रटी है। cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो गया 20 इंटू हाफ, और ये हो गया 20 इंटू √3/2, तो ये कितना आ गया -10i प्लस 10√3। तो क्या आंसर वही आया है, मगर इसमें हमारा मेंटल एफर्ट कम है, गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यार हमें पता है कि ये वैल्यू अब पॉजिटिव ही होती है, साइन पहले ही तय हो चुका है। क्या बात समझ में आ रही है। गलत, क्या ये गलत है, फिर से वही बात है यार, फिजिक्स में बहुत सारे तरीके हैं जो गलत नहीं है, बट वो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनको हमें हटा ही देना है, अपने बिल्कुल ख्यालों में भी नहीं लाना है कि हम 240 और 300 से चीजों को करेंगे, करेंगे नहीं। हम हमेशा किससे करेंगे, ऑब्वियसली यार आएगा ही कुछ ना कुछ। तो ले देखे यार, कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है कि अब एंगल कुछ भी हो सकता है। अभी तक मैं एक्यूट एंगल के एग्जांपल दे रहा था, अब एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर कोई वेक्टर सीधे सीधे आगे हो और उसका मैग्नीट्यूड लेटर से 10 है तो तुम उसको क्या लिखोगे, 10i, क्योंकि वो वर्टिकल में है ही नहीं। पीछे है तो क्या लिखोगे, -10i। ऊपर है तो क्या लिखोगे, +10 j कैप। नीचे है तो क्या लिखोगे, ये तो सबको समझ आ रहा है यार, आगे और ऊपर आई पॉजिटिव और पीछे और नीचे नेगेटिव, x वाला आई j वाला। अगर कोई इंक्लाइंड वेक्टर ऐसा है, ऐसा, तो क्या बताओ, टेल से हेड तक की जर्नी करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल चलते हैं, फिर तो बताओ यार आगे और ऊपर
इस चलो ax ay लिख दूं तो ax कैसा है पॉजिटिव और ay कैसा है, दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसा वेक्टर है, ये ax है ये ay है, बताओ जरा, और ay दिख ही रहा है यार। ऐसा वेक्टर है पीछे मतलब ax नेगेटिव, नीचे ऐसा वेक्टर है आगे मतलब ax कैसा पॉजिटिव, नीचे मतलब ay कैसा। क्या इनके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? सारे वेक्टर कवर हो गए हैं। किस एंगल का सहारा लेना हमेशा? एक तो x के साथ लेना है, ये बात हम पहले तय कर चुके, x के साथ। और एक्यूट लेना है या ऑब्ट्यूस? यहां ये वाला, यहां ये वाला, यहां नहीं, एक्यूट तो यही है, यहां ये वाला। एक्यूट से फायदा, एक्यूट के लिए हमें वैल्यू रटी है, ऑब्ट्यूस के लिए हमें वैल्यू रटी तो है, बट उसमें बहुत सारे ख्याल और फ्लोट कराना पड़ते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? मैं कोई और एग्जांपल दूं, ट्राई करोगे? देना ही है, मतलब ना दें, दे दें, ठीक। मैग्नीट्यूड इस बार बदल देते हैं, नहीं तो तुम कहोगे यार 20 मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा 10 भी मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, 30 कर देता हूं, ठीक है। और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 315 डिग्री का एंगल है, ये 30 मैग्नीट्यूड है, सॉरी 30 न्यूटन कह लो, 30 न्यूटन। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। भेज दिया, किसी और को भेज दिया क्या मैंने? अरे यार, एक अनूप सर थे बायो के, उनको भेज दिया मैंने। वो भी सोच रहे होंगे यार क्यों भेजा है। ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक। तो यार सबसे पहली चीज तो हमें साइन खुद से तय करना है। साइन पे जरा विचार करें, दिखाएं, हाँ, उस तरफ नाम लिखो, बीच में इक्वल लगाओ। नाम लिखो यार, तुम नाम क्यों नहीं लिख रहे हो यार, वेक्टर का नाम। पता है इनमें से कौन सा वेक्टर है? ये वाला है। टेल से हेड तक की जर्नी में हॉरिजॉन्टल चलोगे तो आगे, आगे मतलब पॉजिटिव, और वर्टिकल चलोगे तो, यानी वेक्टर के लुक में आई के साथ प्लस आना है और जे के साथ, ये हमें पहले ही पता चल गया, इसके लिए हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आगे नीचे पता चल गया। अब बस ये सोचना है कितना आगे कितना नीचे। तो बताओ, ये एंगल पता चल जाए तो इजी रहेगा। पूरे राउंड का एंगल 360 होता है, में से 315 घटा दो, कितना आ गया? 45, 45। तो एंगल से लगा हुआ आ गया कितना? ये, और एंगल के सामने वाला कितना आ गया? ये। और सबको पता है वैल्यू कितनी होती है, तो कितना आ गया? 30/√2 आई, 30/√2 जी। कितनों ने कर लिया यार? कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल दे करके दिखाएंगे, ठीक।
डायग्राम कहाँ है? डायग्राम बना रहा हूँ। बनाओ कुछ बनाओ, नहीं। पूरा करो। ये वर्टिकल से एंगल लेना कंफ्यूज नहीं करता है? यानी एक्स वाला आएगा साइन में, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, तो इसको फिर आई के साथ लिखो ना। क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है ना? मत ट्राई करो, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल पता करो। ये सब मैं बहुत करके देखा कि कुछ भी इधर उधर ट्राई करो तो गलती होती ही है। ठीक, ठीक है। ओके, पीछे नीचे cos 30 कितना होता है? ठीक है, अब सही है। जरा सा स्टेप मिस करते हो या बदलते हो, गलती शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वही ब्लाइंडली फॉलो करो। और बहुत सब कुछ करके मैंने देख लिया, जिसमें सबसे कम गलतियां होती हैं वो तरीका फॉलो करो। पीछे और फिर नीचे, तो आई के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, पीछे है। और जे के साथ भी, भाई नीचे भी तो है। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। टेल से, टेल हेड, तुमने हेड ही नहीं बनाया यार, सरकटी लाश बना रहे हो यार। टेल से हेड तक पहले हॉरिजॉन्टल चलोगे तो आगे या पीछे? पीछे, तो माइनस लगाओ। फिर नीचे, देखो जरा कौन सी कैटेगरी है, ये वाली है। पीछे तो माइनस, फिर नीचे, ऊपर थोड़ी है। फिर वेक्टर का हमें पहले आउटर लुक पहले ही पता चल गया है। हॉरिजॉन्टल में पहले चलना होता है तो पीछे, वर्टिकल में नीचे, तो पीछे के लिए माइनस और नीचे के लिए माइनस। अब कौन सा एंगल पता करना, मैंने हमेशा सलाह दी है कुछ और ट्राई मत करो वरना कंफ्यूजन हो ही जाता है। कौन सा? ये वाला एंगल पता करना है, और कोई ट्राई मत करो, है ना। देखो यार, आदतें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। जिन्होंने पढ़ रखा है कहीं भी पहले कुछ भी, तो तुमने अपने हिसाब से अपना सेट कर रखा है। बट वो सेट अगर तुम्हें कंफ्यूज करता है और गलती होती है तो वो ट्राई करो जो मैं बता रहा हूं, खत्म बात, है ना। क्योंकि अगर पहले सब कुछ सही जा ही रहा था तो फिर गलतियां क्यों हो रही थी? छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गलती कराने में मजबूर करती हैं। हमने अपनी आदतें बना रखी हैं ऐसी, उनको बदलना पड़ेगा। थोड़ी देर लगेगा कि देखो हमारा इतना बढ़िया सब सेट था, सर सब बिगाड़े दे रहे हैं। तो बिगाड़ा इसलिए जा रहा है कि तुम्हारी एक्यूरेसी मेंटेन हो, है ना। एंगल हम हॉरिजॉन्टल से ही लेंगे, है ना। भले हमें वर्टिकल से पता हो तो हम तुरंत घटा के हॉरिजॉन्टल से ले लेंगे। कितना टाइम लगता है बताओ? ये एंगल कितना आएगा यार? ये 180 है, ये पूरा 210 है, ये पता करना है। तो 210 में से 180 घटाओ, कितना आ गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल से लगा हुआ कॉस में, एंगल के सामने वाला साइन में, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। कॉस वाला किसमें? आई के साथ, साइन वाला किसमें? जे के साथ, है ना। अगर हम वर्टिकल से एंगल से ले लेंगे तो कॉस वाला जे के साथ आ जाएगा, वो बड़ा दिक्कत करता है। कितना आ गया? 20√3/2, 1/2, 10√3, 10j। कितने लोगों का आ गया यार ये? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है अभी? इसके अलावा कुछ और ना ट्राई करें, ये सलाह है। बाकी तुम करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कुछ दिन बाद कि यार छोड़ो यार, गलती हो रही है इससे। क्या ये अब इनमें से किसी भी कैटेगरी का आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। अभी हम लोग जो कर रहे थे वो 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था, है ना। 2D वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करा है, तो इसके बाद क्या हो सकता है? 3D।
तो अगर 3D के रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार हमें दिमाग में ये पिक्चर जरूर होना चाहिए कि 3D रिप्रेजेंटेशन चीज क्या है, उससे क्या मैसेज निकल रहा है, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी रहेगी, है ना। तो 3D रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए ज्यादा है, करने के लिए कम है। एक कोई वेक्टर है, अगर वो किसी प्लेन में है, जैसे मैं कहता हूं इस जमीन पे है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, चलो ये ऊपर वाला क्या वाई है, और अगर मैंने इधर कोई वेक्टर बनाया है इस प्लेन में, नहीं, अगर इस प्लेन में बनाया है तो उसका एक कंपोनेंट आई में होगा और दूसरा जे में होगा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये बाहर वाला जेड है। नहीं, अगर मैंने इस प्लेन में बनाया है तो कुछ आई कुछ जे आएगा, अगर इस प्लेन में कोई बनाए तो देखो ऐसा वेक्टर बना दे तो उसका एक कंपोनेंट आई में होगा और एक बाहर होगा, के में होगा। अच्छा ये के तो मैंने बताया नहीं, आई एक्स का यूनिट वेक्टर है, जे वाई का और के जेड का। तो वैसे तो फैशन, अगर कोई भी 2D प्लेन माना जाता है तो एक्स वाई में ही माना जाता है, जेड में नहीं माना जाए। लेकिन ये भी तुम्हें समझ आना चाहिए कि कोई अगर एक्स जेड प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, यहां वेक्टर बना दे तो उसका एक कंपोनेंट आई में आएगा और एक के में आएगा। इस दीवार पे बना दे ऐसे, बताओ के में आएगा और जे में आएगा। तो वही चीज जो अभी पढ़ी है यहां भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि कोई ऐसा वेक्टर है जो प्लेन में नहीं है, प्लेन से हटके है। सोचो उस कोने से लेके वो जहां पर कैमरा लगा है उस वाले कोने में एक वेक्टर मैंने यहां बनाया है, दिख रहा है सबको? किस रंग का है? तो दिख कैसे रहा है? इंडिविजुअल कैसे दिख सकता है? कोई ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर का वेक्टर दिख रहा है सब? कहां है वेक्टर? उधर से लेके उधर तक, है ना। अब इसके हेड तक पहुंचने की यात्रा, पहले हम एक्स में चलेंगे। तो एक्स में हम कहां चलेंगे? हमारे पास 90 डिग्री पे ही चलने का है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बातें हम कर रहे हैं। आगे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर बाहर। यानी यार एक कंपोनेंट एक्स के पैरेलल है, दूसरा वाई के पैरेलल, और तीसरा यानी कुछ आई के साथ आएगा, कुछ जे के साथ आएगा और कुछ के साथ आएगा। इस बार कितने कंपोनेंट आएंगे? 3 कंपोनेंट। ठीक है, अब क्या इसको हम पेपर पे बना नहीं सकते, बस दिमाग में चला सकते हैं? नहीं। अगर मैं कहता हूं ऐसा एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड मिसाल के तौर पे हम 100 ले लेते हैं, 100 मैग्नीट्यूड है यहां से वहां तक, और x के साथ उसका एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है x के साथ। कितना है? 60। तो बताओ y के साथ कितना एंगल होगा? भाई x के साथ 60 है तो y के साथ 30 डिग्री होगा। सर बनी बात है, इतने दिन से हो रहा है। बट अभी एक बार बताओ, मैंने कहा ये वेक्टर प्लेन छोड़ के है, प्लेन में नहीं है, कि बताओ x के साथ 60 हो और y के साथ 30 हो, ये तभी होता है क्योंकि ये पूरे प्लेन का एंगल 90 होता है। लेकिन अगर ये प्लेन से बाहर है तो क्या ये 90 वाला रूल फॉलो होगा? नहीं होगा। यानी एक एंगल बता देने से दूसरा एंगल प्लेन में तो तय हो जाता है, 3D स्पेस में तय नहीं होगा। क्या बात समझ रहे हैं? हम ऐसा कर सकते हैं, एक वेक्टर हवा में ले आए जो x के साथ 60 पे है और y के साथ भी 60 पे हो। ऐसा कर सकते हैं कि x के साथ 60 पे हो और y के साथ 90 डिग्री पे हो? नहीं कर सकते।
हम ऐसा कर सकते हैं यार, x के साथ 60 पे हो और y के साथ 135 डिग्री पे हो। तुम इमेजिन कर पा रहे हो यार? इसका मतलब यार 3D स्पेस में ये वेक्टर बंधा नहीं है एक एंगल से। 2D स्पेस में एक एंगल बता देने से दूसरा एंगल अपने आप तय हो जाता है। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो यार? इमेजिन करने के लिए ही बातें कर रहा हूं मैं, दिमाग में फिजिक्स चले ताकि 3D की बात समझ रहे हैं। यानी यार 3D वेक्टर में एक एंगल बता देने से तुम सही पिक्चर ही नहीं बना सकते मन में। मैं 60 डिग्री एक्स के साथ बोलूं तो तुम एक्स के 60 में वाई के साथ जाने कितने एंगल सोच जाओगे। यानी एक एंगल बता देने से वेक्टर का सही पिक्चर नहीं बन सकता। तो 3D वेक्टर बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आमतौर पे हमें तीनों वेक्टर बताना होते हैं। यानी मैं इस एरो के बारे में इतनी जानकारी जब दूंगा कि x से कितना, y से कितना और z से कितना, तब वो वेक्टर बंध जाएगा। बंध जाएगा मतलब अब हम उसको इधर उधर खिसका, क्योंकि खिसकाएंगे तो एंगल बदल जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? यानी यार 2D वेक्टर में एक एंगल से काम चल जाता था, 3D वेक्टर में हमें तीनों एंगल देना पड़ेंगे। लेट अस से मैंने एक वेक्टर के तीनों एंगल दिए हैं, ये 3 एंगल हैं, ये 60 डिग्री x से, 45 डिग्री y से और 60 डिग्री z से, ऐसा मैंने दिया है। अब तुम इमेजिन करो यार, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, चलो 10 ही है, 10 है, 10 मैग्नीट्यूड है, x के साथ एंगल, y के साथ, z के साथ, ठीक है। अब हमें उसके कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट मतलब ये लेंथ i के साथ, वो लेंथ j के साथ और वो लेंथ, तुम इमेजिन कर पा रहे हैं इस रूम में ये x कंपोनेंट है, ये y है और ये z है। अब इमेजिन करो यार, हवाई में इमेजिन करो, ये हमारा वेक्टर है और x के साथ 60 डिग्री है, तो x वाला कंपोनेंट कॉस में आएगा या साइन में? कॉस में। कितना? 10 कॉस 60, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल से लगा हुआ बेस ये है, परपेंडिकुलर पता नहीं क्या है, उसका कोई मतलब नहीं। इमेजिन ये वेक्टर है, इमेजिन करो यार, ये वेक्टर है और y के साथ 45 है, y के साथ 45 है, तो ये बेस है या परपेंडिकुलर? भाई एक बेस हो गया है तो दूसरा परपेंडिकुलर ही होगा, यही तो गड़बड़ हो जाता है। तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, बस भावनाओं पे बह जा रहे हो। ये वेक्टर है, ये y एक्सिस है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा भाई? एंगल से लगा हुआ, एंगल के सामने वाले से मतलब ही नहीं है। तो बताओ ये कॉस में आएगा या साइन में? फिर से कॉस में आएगा, कि मैं सीधे एंगल दे रहा हूं। ये वेक्टर है, ये एक्सिस है, ये एंगल हमें पता है, वो भी बेस है। यार ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे मैं एक 2D वेक्टर तुम्हें दूं, ये 37 डिग्री है, ये कुछ 20 लेंथ है और ये 53 डिग्री है, नहीं तो क्या तुम इसको 20 cos 37 लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये इस ट्राइंगल का बेस है। और इसको तुम 20 cos 53 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। 20 sin 37 भी लिख सकते हो भाई, एंगल के सामने वाला साइन में। लेकिन क्या ये 53 के लगा हुआ है? क्या इसको हम सामने वाले को 20 sin 53 लिख सकते हैं और 20 cos 37 भी लिख सकते हैं? जब एंगल कोई सीधे एक्सिस से दे दे तो सब किस में आएंगे? ये भी कॉस में और ये भी कॉस में। लेकिन ये 37 का कॉस है और ये, क्या बात समझ रहा है? तो बताओ इस वेक्टर का क्या बनेगा? आई, जे और के। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? इसका मतलब 3D वेक्टर में जब आई जे के लिखा होता है उसका एक पिक्चर होता है, हम दिमाग में तो बना ही सकते हैं, है ना? ऐसे इसको केवल मैथ ना माने, मैथ के अंदर कुछ है जिसको महसूस करना है। वो फीलिंग जब आएंगे तो टॉपिक से तुम ज्यादा कनेक्ट होगे। अब ऐसा भी नहीं कि कोई तुमसे 3D वेक्टर पूछने वाला है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए कि ये के का मतलब क्या है। के का मतलब कि वो प्लेन छोड़ के हट गया। बात क्लियर है? मुझे बताओ
अगर ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड वाले कमरे में था तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आया है। मुझे बताओ क्या इस कमरे के बगल में इधर एक कमरा है, उसमें एक्स कंपोनेंट आगे होगा कि पीछे? नेगेटिव। वाई ऊपर होगा, जेड बाहर होगा, तो वो पॉजिटिव होंगे। यानी एक्स कैसा हो गया? यानी इनमें एक्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की संभावना है। इस कमरे में एक्स पॉजिटिव है, इस कमरे में। अच्छा, इन दोनों कमरों के पीछे दो कमरे हैं, उनके लिए क्या नेगेटिव हो जाएगा? जेड नेगेटिव हो जाएगा। इन चार कमरे के नीचे चार कमरे हैं, उनके लिए क्या नेगेटिव हो जाएगा? इसका मतलब हम वेक्टर इमेजिन करने में यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, ऐसी सारी संभावनाएं इमेजिन कर सकते हैं। हर प्लस माइनस वेक्टर का अपना एक पिक्चर है जो हम मन में बना सकते हैं, बनाना नहीं है। क्या बात समझ में आ गई? भाई यही तो सारी संभावना है वेक्टर की। क्लियर है? यानी जब ऐसे लिखा हो तो थोड़ा भाव लाओ उसको लेके कि वो है क्या चीज। आ रहा है भाव? आ रहा है? ठीक है, चलो अब हम रिवर्स बात करते हैं। मैग्नीट्यूड और तीन एंगल, मैग्नीट्यूड और तीन एंगल से बना है ये वेक्टर। तो कभी अगर वेक्टर दिया हो तो उल्टी बात भी करी जा सकती है। सोचो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है, कितना है? 5i 10/√2j 5k, और तुम्हें यह कहा जाए कि यह वेक्टर किस मैग्नीट्यूड का है? क्या मैग्नीट्यूड वापस लाना है, वापस लाना है। और क्या क्या वापस लाना पड़ सकता है? मैग्नीट्यूड और तीन एंगल, हाँ, तीन एंगल अल्फा बीटा और गामा। अच्छा, जैसे 2D वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन लाते थे 10 में, यहां लाते हैं डायरेक्शन कोसाइन, किसमें? कॉस में। ये फैशन है बस, और कुछ नहीं। एंगल को कॉस में लाना है, ठीक है, ये लाने का फैशन है। वेक्टर दिया है मैग्नीट्यूड और तीन एंगल लाना है कॉस में। इसी इमेजिनेशन को दिमाग में रखें यार। वेक्टर दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? किस रंग का है? ठीक है, कॉस अल्फा, ये ट्राइंगल हवा में दिख रहा है। ये कंपोनेंट हमारा ax है, ये ax है। वो वाला या ये वाला कुछ भी कह लो ay है, और ax ay az पता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो तो लिखा ही है, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। 5 स्क्वायर 10/√2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, चेक करो जरा। 25 प्लस 50 प्लस 25, अंडर रूट 100 आया। अंडर रूट 100 मतलब कितना? 10 ही तो था। नहीं काम कर रहा है, इसमें और ज्यादा विजुलाइजेशन ना लाए, हैंग हो जाएगा। बात क्लियर है? वेक्टर से हमने इन चीजों से वेक्टर बनाया था, अब मैं वेक्टर से ओरिजिनल चीजें वापस ला रहा हूं। 10 आ गया कि नहीं? ठीक है यार, देखो अगर पिक्चर होता है ना तो ये फॉर्मूले तुम्हें रटना नहीं पड़ते हैं, झांकना पड़ता है, बस दिख जाएगा। मुझे बताओ, ये वेक्टर है, ये एक्सिस है, और ये अल्फा एंगल है। अल्फा, अल्फा मतलब ये विद द एक्स एक्सिस एंगल है, और ये विद द वाई एक्सिस है, और ये विद द जेड एक्सिस है। तो कॉस अल्फा किसके साथ है? एक्स के साथ। हमें ये पता है क्या था? एक्स, और ये पता है मॉड ए। नो, ये तो एक्चुअल वेक्टर है, ये है मॉड ए। कभी कभी मॉड हटा केवल ऐसे लिख दो, वो भी मॉड ए होता है। वेक्टर ना लगाओ, एरो ना लगाओ, तो भी मॉड। तो एक्स पता है और मॉड ए पता है। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है कितना? एक्स, और हाइपोटेनस क्या है? तो ये क्या हो गया? एक्स अपॉन मॉड ए। या मैं इसको और एक्सप्रेस कर दूं, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं भाई? एक्स अपॉन हाइपोटेनस। चलो इधर आओ, फिर से देखो, ये एंगल बीटा है, हाँ बीटा एंगल है, ये ए वाई है,
तो cos बीटा क्या होगा, क्या होगा ay अपॉन मॉड ए, और cos गामा सबको समझ में आ रहा है, होगा कि नहीं? बस तुम्हें दिखेगा तो यार ये सब बन जाएगा, ये फॉर्मूले दिख रहा है यार सबको। यहां मैंने बताया है मैग्नीट्यूड और एंगल से वेक्टर कैसे बनाते हैं, यहां बताया है वेक्टर से वापस सब चीजें कैसे लाते हैं। अच्छा ये सही आई है कि नहीं, चेक तो नहीं करना। देखो x कितना था 5, मैग्नीट्यूड कितना था 10, हाफ आया। बताओ यार cos अल्फा हाफ मतलब अल्फा 60 डिग्री, ये भी हाफ आया है, और ये 10/√2 अपॉन 10 करोगे 1/√2 आएगा 45 आ रहा है। इसका मतलब सब काम कर रहा है, फॉर्मूले काम कर रहे हैं। थ्री डी में यार इससे ज्यादा पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम जो भी बातें करेंगे 2D की ही करेंगे, 3D में पता चले हैंग हो गया किसी का। 3D में बस इतना याद रखना है, ये फॉर्मूले रिकवर करने के लिए मैंने सारी बातें बताई, याद रहेगा यार। अब यार ये फॉर्मूले आए हैं तो एक कंक्लूजन बनने वाला है, मैथमेटिकल कंक्लूजन। cos अल्फा का स्क्वायर, cos बीटा का स्क्वायर और cos गामा का स्क्वायर अगर कोई कर दे, cos अल्फा का स्क्वायर क्या होगा ax स्क्वायर अपॉन, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा, नहीं। अच्छा मॉड ए स्क्वायर तो सब में है, ऊपर क्या है, नहीं। अच्छा तो मॉड ए क्या था, ये था मॉड ए, इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा यार, ये और ये, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 1, यही रूल है यार, ये तुम खुद ही समझ रहे हो यार, ये तो होना ही चाहिए। इन सबका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, ये बस वहीं से निकल आया है, इसलिए हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हो गया यार इसके बाद कि ये आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? ये आया है उससे, ये तो एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन ये इसकी मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलो मैं बता देता हूं। यार cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं। सारे साइन स्क्वायर वाले टर्म उस तरफ पहुंचा देते हैं तो क्या बन जाएगा, नहीं 1 1 1 कितना हो गया 3, और ये 1 इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आ गया 2। अब ये सही है तो ये भी सही है, ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आ गया है। ऐसी फैशन बन जाता है टॉपिक को जबरदस्ती खींचने का, एक चीज आई है तो दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आ गई। तो वेक्टर में होमवर्क क्या है, असाइनमेंट आ पाएगा टेस्ट के बाद तक, तो अब इसको स्टॉप कर दो, ले आओ।